आज के मुख्य समाचार। जिला परिषद चंबा पर कांग्रेस का कब्जा। देवरी स्कूल भवन का उद्घाटन टलने पर सियासत तेज। हिमाचल में लागू हो नशा मुक्त भारत 2029 की नीति। हर हर महादेव से गूंजा भूतनाथ मंदिर। शिमला प्रेस क्लब में अर्थ हीलर्स फाउंडेशन की प्रेस वार्ता। शिमला पुलिस का नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार। अब समाचार विस्तार से। राजधानी शिमला के प्रेस क्लब में अर्थ हीलर्स फाउंडेशन द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश सोलन जिले के खील जालचली कुम्हारहट्टी बड़ोग बेल्ट में कथित अवैध निर्माण गतिविधियों और पर्यावरणीय क्षति जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ अधिवक्ता विनय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल अवैध निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा और स्थानीय लोगों के जीवन से जुड़ा एक गंभीर विषय है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि अर्थ हीलर्स फाउंडेशन पिछले लगभग 2 वर्षों से सोलन जिले के खील जासली कुम्हारहट्टी और बड़ोग क्षेत्र में अनियंत्रित निर्माण, पर्यावरण क्षरण और पारिस्थितिक पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। उनका दावा है कि इस दौरान संस्था ने कई ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया है जिसमें बिना स्वीकृति नक्शों के बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्यों के लिए अवैध बोरवेल, ढलानदार क्षेत्रों में रचनात्मक स्थिरता, प्रमाण पत्रों की कमी, प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में हस्तक्षेप तथा पहाड़ियों की कटाई जैसे गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। फाउंडेशन ने आरोप लगाया कि अनियोजित और कथित अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं, जंगलों पर दबाव पड़ रहा है और भूस्खलन जैसी घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण और स्थानीय आबादी दोनों के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। इशू इसलिए हमने खिलजासली को इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत इशू था। 99% लोग वहाँ पे पहाड़ के लोग हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स हैं, तो पंचायत टोटली ही इनएक्टिव थी उस एरिया में। तो फिर हमने साथ हिमाचलियों ने मिलकर एक NGO बनाई और हमने उस गांव को पहले वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, बहुत सारी चीजें उस गाँव में की जो आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं। उसके बाद हमने दूसरा गांव जो उसके साथ लगता है खील बरसेर, उसको अडॉप्ट किया। वहां पे भी वेस्ट मैनेजमेंट का इशू था। उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, रोड्स, नाले, प्लांटेशन, बोरवेल्स, बहुत काम किया हमने 2.5 से 3 साल उस गांव में। हमारा फाइनल जो अभी एक प्रोजेक्ट हमने खत्म किया है वो है गार्बेज डंपिंग साइट, जो एक खील के मोड़ पे नीचे बहुत बड़ी साइट थी, पूरा पहाड़, उसको हमने कन्वर्ट करके एक बहुत बेहतरीन गार्डन तैयार किया है। उसमें हमें कम से कम 1 साल लग गया और उसमें रिसोर्सेज हमारे थे अपने। अब तक हमने जितना भी काम किया हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं, हमारे ही पर्सनल रिसोर्सेज लगे हैं। हम वापस इसलिए आए थे बाहर से कि वी वांटेड टू गिव बैक टू आवर सोसाइटी। हम हिमाचल के लिए कुछ करना चाहते थे, पर जब हम वापस यहाँ पे आए तो हिमाचल का पूरा ही नक्शा बदल चुका है 33 साल में। हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ देख के जो हालात हमने देखे, और इसी वजह से हम लोग सड़कों पे उतरे और सड़कों से सफाई करने तक आगे भी बहुत चीजों में हम लोग इन्वॉल्व हैं जो हम अभी आपसे शेयर करेंगे। जब हमने फील्ड में काम किया तो हमें गांव वालों ने अप्रोच किया, खिलजासली के गांव वालों ने, कुछ मुद्दों के साथ जो वो लोग फेस कर रहे थे पहले से ही, और उन्होंने डिपार्टमेंट्स को और पंचायत के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई थी ये चीजें, पर उन्हें वहां से कोई रिलीफ नहीं मिला। कुछ मुद्दे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो विलेजर्स ने हमें अप्रोच करके हेल्प मांगी। उनमें थे ग्रे वाटर, जो सैनिटेशन की पाइप्स होती हैं बिल्डिंग से, वो नेचुरल नालों में जा रही थी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स की, और वो नाला जा रहा था नीचे बॉरियों में जहाँ पे पशु उनके पानी पीते हैं और इनका अपना भी पानी का कंजम्पशन का सोर्स था। दूसरा था कि 3 गांव बिल्कुल ही सूख चुके थे एक्सटेंसिव बोरवेल डिग करने की वजह से। उसके बाद बिल्डरों ने नाले ब्लॉक किए हुए थे, मोरसो 6 नाले हैं वहां पे, तो 3 से 4 नाले बिल्डरों ने ब्लॉक करके उसके ऊपर बिल्डिंगें बनाई हुई थी, 7 मंजिल, 8 मंजिल, 9 मंजिल। ठीक है, अब वो नाले ब्लॉक करने के बाद
सारा पानी रोड पे हो जाता था खड़ा, और उसकी वजह से रोड की कंडीशन बिल्कुल खत्म, खस्ता हालत में थी। तो गांव वालों को बोरवेल की जरूरत थी, अपने पानी के स्रोत जो थे वो साफ करवाने की जरूरत थी। उसके लिए उन्होंने अर्थ हीलर्स फाउंडेशन हमें अप्रोच किया और हमने जी जान लगा दिया उन दोनों गांवों को संवारने में, और बहुत सारी चीजें वहां पे ठीक करके दी उन सब लोगों को। जब हम फील्ड में थे और हम काम करते रहे पिछले 3-3.5 साल से, हमने देखा कि खीर जासली में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऐसी कंस्ट्रक्शन की वहां पे सिर्फ जेसीबी, ट्रक, टिपर, इनके अलावा आपको कुछ और नजर नहीं आएगा। और 50-50 मजदूर एक गाड़ी में भर के जा रहे हैं, कितनी गाड़ियों में, और लगातार कंप्लेंट्स आ रही है, कहीं पहाड़ कट रहे हैं सीधे 90 डिग्रीज पे, और कहीं पेड़ कट रहे हैं। बोरवेल जो होती थी वो रात के 12 बजे होती थी या वीकेंड्स पे होती थी। इवन दो हमने इतना अपोज करा बोरवेल्स को कि हम लोग जेसीबी के आगे तक खड़े हो गए कि हम लोग इनको पहाड़ों का सत्यानाश करने नहीं देंगे, बिकॉज नीचे गांव सूख रहे थे और उनके लिए हम पानी के लिए लड़ रहे थे। हाउएवर जो भी बिल्डर्स थे उनके लोग बैठे होते थे वहां पे, और वो लोग हमें डराते धमकाते थे, पर हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो जो हमने चीजें विटनेस की पिछले 3 साल में अपना एनजीओ का काम करके, जो एक्चुअली पंचायत का काम था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, वो एनजीओ ने अपने सिर ले लिया। इसलिए लिया क्योंकि हम भी वहां पे रहते थे और हमें नहीं पसंद था कि इतना इतना कचरा, पहाड़ों के पहाड़ गंद से भरे हुए, नाले पूरे भरे हुए गंद से, और लोग इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आसपास क्या चल रहा है। तो जब हमने विटनेस किया कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन, कंटिन्यूअस बोरवेलिंग, कंटिन्यूअस ट्री फेलिंग, तो हमें जो चीजें सामने आई और जो हमने एक्सप्लोर करी और बहुत उसमें मेहनत करके पता लगाया कि एक्चुअली ये चक्कर क्या है, यहाँ पे इतने लोग, इतनी बिल्डिंगें, इतने, हु आर दीज पीपल एंड हाउ हैज दिस बीन पॉसिबल। और प्रशासन ने इस गांव को और इवन आसपास की जगहों पे आंखें क्यों बंद करी हुई हैं? Why has it been forsaken by the government? Why nobody cares about खीर जासली? पंचायत ने 5 साल वहां पे कदम नहीं रखे। जो काम करती थी एनजीओ करती थी, ठीक है, और प्रशासन को पता है गांव शहर में बदल गया, बट nobody really cared about कि रोड की क्या हालत है, क्या इश्यूज वहां पे आ रहे हैं। इतने लोग आपने इकट्ठे बसा दिए हैं, what is going on, but nobody cared. So any which ways, जो हमें पता चला धीरे धीरे कि सबसे पहले बेनामी सेल्स, वो गांव में सारे ही वायलेशन के सिवाय और कुछ नहीं है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी है वो सारी बेनामी सौदे हैं। दूसरा, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन में इतनी धांधली है, कोई स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट नहीं, कोई सॉइल सर्टिफिकेट नहीं, कोई टीसीपी परमिशन नहीं। हालांकि टीसीपी अब 2023 में आ गया है, फिर भी 3-3 बिस्वे के लैंड है और उस पर 6, 7, 8, 9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। और कुछ बिल्डिंगें ऐसे खड़ी हुई हैं कि नीचे वाली रोड बिल्कुल खोखली है और एकदम साथ जुड़ के नालों के ऊपर बनी हुई है। इट्स लाइक अ डिजास्टर वेटिंग टू हैपन। और जब पानी आता है आधे घंटे की बरसात में, वो पूरा सड़क भर जाती है और पहले डंगा भी गिर चुका है वहां पे। सो अनदर सेफ्टी हैजर्ड। फिर जो लोग वहां पे रहते हैं, हमें समझ नहीं आता था पहले, बिकॉज हम लोग उनकी वेस्ट मैनेजमेंट हैंडल तो कर रहे थे, बिकॉज वो लोग, उनको खुद ही कोई सिस्टम नहीं था। जब हमने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया कि ये फ्लैट किसके हैं, कौन रहता है, तो हमें पता चला वो सारे ही फ्लैट्स नोटराइज डीड्स, एक टर्म होती है नोटराइज डीड्स, जिसमें अपने आप ही एग्रीमेंट करके साइन करके दे देते हैं, जिसमें हमें पता चला ये सारे ही 118 की वायलेशन, बेनामी सौदे और नोटराइज डीड्स पे बिके हुए हैं। और यहाँ पे हमने 4 मेंबर्स की टीम बुलाई थी, जिसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टीसीपी, पीडब्ल्यूडी एंड इवन योर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप ये जान के हैरान होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें कह रहे, जब हमने उन्हें बोला कि बिल्डर्स को नोटिस भिजवाइए, रोड्स की हालत खस्ता है, ये बिल्डिंगें गिरेंगी आज नहीं तो कल, दे टोल्ड अस कि ये तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, एक गांव शहर में बदल गया, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं। सो बहरहाल उसके बाद मुद्दा आता है इलीगल बोरवेल्स का। कुछ नहीं कुछ तो 36 to 39 इलीगल बोरवेल्स वहां पे हर बिल्डिंग में डिग हुई हैं, जिससे ऑलमोस्ट पानी वहां पे सूख गया है। मतलब एक गांव तो ऐसा है जो लिटरली हमें भीख मांग रहे थे कि हमारे लिए हैंडपंप लगवा दे, हमारे पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। तो ये ऊपर की रोड पे पूरा वैली व्यू खत्म, और आगे भी कोरो गांव में, वहां पे भी वो वैली व्यू खत्म। और जितना उन्होंने बोरवेल्स डिग किए हैं, उससे जो नेटिव्स हैं, अपने गांव वाले हैं, हमारे हिमाचली हैं, वो सब, इवन दो जमीनें उन्होंने ही बेची हैं, पर वो लोग सफर कर रहे थे। तो ये सारे मुद्दे हमने नोट्स बनाए। फिर उसके बाद आ जाता है कि फ्लैट्स में क्या हो रहा है। उन फ्लैट्स में चल रहे थे इलीगल होमस्टे से फिर ड्रग्स, फिर प्रोस्टिट्यूशन। तो ये पूरा नेक्सस जो हमें समझ में आया कि ये यहाँ पे इस गांव में चल रहा है। और फिर हमने धीरे धीरे
कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा है जहाँ पे हमने कंप्लेंट्स नहीं लिखी। 2.5 साल में आज फाइल नहीं लेके आई, वो फाइल इतनी बड़ी हो गई है। पीडब्ल्यूडी, पोल्यूशन बोर्ड, टीसीपी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आईपीएच डिपार्टमेंट, एसडी, एसपी, डीसीएम, एसडीएम। आप इट्स लाइक वी जस्ट केप्ट राइटिंग एंड इन्फॉर्मिंग देम कि यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं और कोई तो ध्यान दे दे। यू नो समबडी हैज टू। एनजीओ के पास इतनी पावर्स नहीं है कि हम लोग रोड भी बनाए। और आप यकीन करेंगे हमने 100 मीटर्स तक इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवा के रोड भी बना के दिया, क्योंकि वो रोड की इतनी उधर एक्सीडेंट्स हो रहे थे बच्चों के। फिर भी प्रशासन आंखें मूंद के बैठा रहा और फाइनली हम लोग इतना तंग आ गए, हमने 6 महीने पहले विजिलेंस को एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना के दिया और एसडीएम मैम को भी। एसडीएम मैम पूनम बंसल वो आई थी एक बारी दौरे पे, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए और बताइए कि ये किसने बनाई है, क्या चल रहा है यहाँ पे। सो एनी विच वे बहरहाल हम वो डॉक्यूमेंट देते हैं प्रॉपर, सारा कुछ उसमें जितना हमें नॉलेज थी। खसरा नंबर वगैरह हमें नहीं पता था, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो अपडेट ही नहीं हुआ था पटवार खाने में। यहाँ से आपको धांधली समझ आई जाएगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। जिला परिषद चंबा में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण राजनीतिक बढ़त हासिल करते हुए अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। ऐसी सफलता के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ऐसे क्रम में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसे कांग्रेस की नीतियों, संगठन की मजबूती और जनता के विश्वास की जीत बताया। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिला परिषद पर कांग्रेस का नियंत्रण स्थापित होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों और विकास सोच पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुए इस बदलाव से चंबा जिले के विकास कार्य को नई गति मिलेगी और जिला परिषद जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में विकास, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ कार्य कर रही है। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। जिला परिषद में कांग्रेस की बढ़ी हुई भूमिका से ग्रामीण विकास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे भी बढ़ाया जा रहा है। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिला परिषद स्थानीय स्व शासन की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है और इसका मजबूत होना ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नवगठित नेतृत्व बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सभी पंचायतों और विकास खंडों में समान रूप से विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जिला परिषद के नव निर्वाचित नेतृत्व को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास भी कर रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सड़क, पेयजल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा रहा है ताकि गाँव तक विकास का लाभ पहुँच सके। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल राजनीतिक सफलता हासिल करना नहीं बल्कि जनसेवा के माध्यम से लोगों का विश्वास बनाए रखना भी है। उन्होंने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने और विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मुझे खुशी है कि आज जिला परिषद के चुनाव थे और उस चुनाव में कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी चेयरमैन पद के लिए और वाइस चेयरमैन पद के लिए दोनों जो है निर्वाचित हुए हैं। उन दोनों हमारे चेयरमैन पद के ऊपर श्रीमती रेखा जी को मैं पकड़ूंगा आप और वाइस चेयरमैन के पद पर श्री लियाकत अली जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और उनके जो सहयोगी 10 जो माननीय हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं जिनके समर्थन से उन्होंने जीत हासिल की है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और चंबा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि चंबा की जनता ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से, अर्बन बॉडीज के चुनावों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया और अधिकतर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं प्रधान के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, मेंबर्स के रूप में, बीडीसी मेंबर्स के रूप में, जिला परिषद के रूप में उनको उन्होंने अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और वो जीते। और तकरीबन
ज़्यादातर संस्थाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी का जो है कब्जा हुआ। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चंबा की जनता ने दिया है और जो है हमारी जो है निश्चित तौर पर जिला परिषद भी बनेगी और ब्लॉक समितियां और हमारी नगर पंचायत और कौंसिल भी बनेगी। और आपने देखा मीडिया के सभी साथियों कि उसको जो बात मैंने कही थी वो सारी जो है फलीभूत हुई है। तो एक बार फिर से जो है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और विशेष रूप से मैं चंबा की जो हमारी लीडरशिप है जिसमें श्रीमती आशा कुमारी जी हैं, नीरज नैयर जी हैं, यहाँ से हमारे अध्यक्ष हैं सुरजीत भरमौरी जी हैं और ललित ठाकुर जी हैं, दिलदार अली भट्ट हैं, DS मठानी हैं, कमल ठाकुर जी हैं, अपने खन्ना जी हैं, भुटानी जी हैं और सब ने मिलजुल कर जो है काम किया है। और हमारे जो ये जिला परिषद से जो चयनित जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत ही परिपक्वता के साथ जो है इस चैलेंज को फेस किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है अंदर जो है पूरी शिकस्त दी है। मैं एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी छोटी काशी मंडी में भगवान शिव को समर्पित पवित्र सावन मास का शुभारंभ गहरी आस्था और श्रद्धा के साथ हो चुका है। सावन के लिए शहर के अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक बाबा श्री भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगना भी शुरू हो गया है। तड़के ब्रह्म मुहूर्त में ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा विशेष पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विश्व कल्याण की कामना की। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो उठा। सावन मास के शुभारंभ के साथ ही बाबा भूतनाथ मंदिर को विशेष रूप से फूलों, रंग बिरंगी रोशनी और पारंपरिक सजावट से आकर्षक रूप दिया गया है। मंदिर परिसर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में हाथों में पूजा की थाली, बेलपत्र, दूधरा और भांग लेकर मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और भगवान भोलेनाथ से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष पूजा अर्चना भी संपन्न करवाई। मंदिर के पंडित ने बताया कि इस पूरे माह श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव की उपासना करने, जलाभिषेक करने तथा व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही कारण है कि सावन के आरंभ होते ही बाबा भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मंडी ही नहीं बल्कि कुल्लू, सुंदरनगर, बिलासपुर, हमीरपुर और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा भूतनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास के दौरान प्रतिदिन विशेष पूजा अर्चना, रुद्र अभिषेक और शिव चालीसा पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को विशेष धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा के विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। जय शंकर। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में आज से श्रावण मास की शुरुआत है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत विशेष त्यौहार के रूप में माना जाता है और मनाया जाता है। तो जो भी शिव भक्त देश में, विदेश में, धरती के किसी भी कोने में है, तो श्रावण मास को बाबा भूतनाथ जी को या भगवान शिव को जहाँ भी कोई आसपास में शिवालय हैं, तो वहाँ बहुत बड़े स्तर पर पूजन पद्धति का जो तरीका है, आयोजन है और सब किया जाता है। और बहुत सारे प्रकार से भक्त जैसे भी भगवान शिव को राजी कर सकते हैं, मना सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, इस प्रकार से पूजन पद्धतियाँ करते हैं। तो श्रावण मास भगवान शिव जी के भक्तों के लिए बहुत विशेष और अति विशेष माना जाता है। ऐसा मंडी में बहुत सारे शिवालय हैं, तो सब जगह का अलग अलग कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो सब जगह अलग अलग हिसाब से मनाया जाएगा। और बाबा भूतनाथ जी का जो श्रावण मास का कार्यक्रम है पूरे महीने का, वो मैं आपको बताता हूँ सभी भक्तों को।
कि बाबा भूतनाथ जी का आज से श्रावण की शुरुआत है। हर सोमवार को भूतनाथ बाबा जी को खीर का भोग बनेगा और लगेगा, सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा। और संध्या काल में भूतनाथ बाबा का अभिषेक और प्लस श्रृंगार किया जाएगा। और आरती पूजा का जो भी नित्य प्रति का विधान है वो रोज़ ही किया जाता है, चाहे श्रावण हो या कोई और महीना। और उसके बाद में 12 तारीख को बाबा भूतनाथ जी को शिवा बावड़ी का जल सभी माताओं के और बच्चों के भक्तों के द्वारा लाया जाएगा, जिससे बाबा भूतनाथ जी को जलाभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात 108 लीटर गंगा जल जो कि हरिद्वार से एकत्रित किया गया है, और उसका माध्यम हमारे सारे जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं हिमाचल परिवहन के, सारा श्रेय 108 लीटर गंगा जल का उनको जाता है कि वो सब गंगा जी से हरिद्वार से गंगा जल लेके आते हैं, जो कि बाबा भूतनाथ जी के श्रावण मास में गंगा जल का उपयोग किया जाएगा। तो ये श्रेय सभी जो कर्मचारी हैं हमारे सब उनको जाता है। और संध्या काल में बाबा भूतनाथ जी को 12 तारीख को 1100 कमल पुष्पों से श्रृंगार किया जाएगा, ललिता सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से और भगवान शिव को 1008 कमल पुष्प चढ़ाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। और जहाँ जिस नगर में लक्ष्मी माता प्रसन्न हो तो उस नगर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए ये आयोजन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव को संतुष्ट और राजी और प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, जो कि 1100 कमल पुष्प बाबा जी को श्रृंगार के साथ में चढ़ाए जाएंगे। और 13 तारीख को श्रावण मास का बाबा भूतनाथ जी का जो भंडारा है वो 13 तारीख को होगा। तो जो भी भक्तगण हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है उन सबको मेरा आग्रह है कि बाबा भूतनाथ जी के श्रावण मास के कार्यक्रम में जिसको भी अवसर मिले सेवा का, पूजा का, दर्शन का, तो किसी भी माध्यम से उसका लाभ उठाएं और बाबा भूतनाथ जी से प्रार्थना करें, जिससे उनकी जो भी समस्याएं हैं सब दूर हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दरंग विधानसभा क्षेत्र के बदार इलाके में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन अंतिम समय में टल जाने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार भवन पिछले 7 महीनों से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, जबकि छात्र आज भी असुविधाजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दरंग क्षेत्र के दौरे के दौरान करीब 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित देवरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने वाले थे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उद्घाटन के लिए शिलापट भी तैयार कर विद्यालय परिसर में लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि मंत्री के देवरी पहुंचने से ठीक पहले शिमला से उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्देश जारी हुए, जिसके बाद आनंद फानन में उद्घाटन पट्टिका को हटा दिया गया और कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसका लाभ आज तक नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देवरी स्कूल में वर्तमान समय में किराए के मात्र 4 कमरों में 7 कक्षाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय 2 नालों के बीच स्थित होने के कारण छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। दूसरी करोड़ों रुपए की लागत से बना बहुमंजिला भवन पिछले 7 महीनों से केवल उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बच्चों की समस्या और अभिभावकों की मांग को देखते हुए विद्यालय भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया था। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी और मंत्री के नाम की उद्घाटन पट्टिका भी लगा दी गई थी, लेकिन राजधानी से फोन आने के बाद
बाद अधिकारियों को उद्घाटन रोकने के निर्देश दिए गए और पहले से लगाई गई पट्टिका तक हटवा दी गई। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार में स्थिति यह है कि एक शिक्षा मंत्री भी स्कूल भवन का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस भवन का उद्घाटन प्रियंका गांधी वाड्रा से करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि यह सच है तो यह बच्चों की शिक्षा से अधिक राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से सवाल किया है कि जब भवन पूरी तरह तैयार है और विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकता है तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता के कारण उसे उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि बिना किसी राजनीतिक देरी के भवन को तत्काल विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चल रही है और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में आलम यह है कि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं का ना तो शिलान्यास कर सकते हैं ना ही उद्घाटन कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ अर्सा पहले लोक निर्माण विभाग में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए विभाग के मंत्री गए और उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। और जब मुख्यमंत्री को मालूम पड़ा तो उनकी एक्सप्लेनेशन हुई। एक्सप्लेनेशन होने के साथ साथ में अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठियां निकली कि मुख्यमंत्री को पूछे बिना उद्घाटन कैसे कर दिया। और ऊपर से कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लोकतंत्र है, हम बहुत ज्यादा सारी चीजों को लेकर के मिल करके काम करते हैं। अभी हाल ही में एक और मामला देखने में आया है, सुनने में आया है कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह जो नुकसान हुआ था, स्कूल के भवन गिर गए थे, सरकारी भवनों को क्षति हो गई थी। उसमें से एक स्कूल मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी देवरी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का था। और शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका जी वहां पर उस पर मौके पर गई थी, वहां देखने के लिए गई थी और उन्होंने कहा भी होगा शायद कि वहां पर हम स्कूल को बना करके देंगे। बाकी जगह तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भवन टूटे हैं उनमें से खिड़की तक नहीं लगेगा। अगर खिड़की टूटी है, दरवाजा टूटा है, दीवार में दरार आई है, वो भी ठीक नहीं हुई। लेकिन एक काम तो शायद उनने प्रियंका गांधी जी के कहने पर कर दिया, स्कूल का भवन बना करके तैयार कर दिया। लेकिन स्कूल का भवन कई महीनों से बन करके तैयार हुआ पड़ा है। लेकिन भवन स्कूल का बनने के बावजूद भी अभी तक उसमें ताला लगा है। मंत्री को जब मालूम पड़ा कि स्कूल का भवन तैयार है, उद्घाटन करना चाहिए, उन्होंने टूर प्रोग्राम छापा और निकल पड़े उद्घाटन करने के लिए। वहां लोगों ने धाम का इंतजाम किया, स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, नाटी पड़ी बाजे गाजे के साथ खूब, और दीवार पर उद्घाटन की पट्टिका भी लग गई। लेकिन उद्घाटन की पट्टिका के ऊपर से पर्दा जब तक कपड़ा उससे जो ऊपर होता है उसको हटाते, उससे पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश चला गया कि मंत्री जी को कह दो कि ये उद्घाटन नहीं होगा, और वो उद्घाटन बीच में रोक दिया गया। मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, और मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी कि मंत्री उद्घाटन करने के लिए चले गए, बिना पूछे चले गए। इसका उद्घाटन तो हम प्रियंका गांधी जी से करवाएंगे। अरे प्रियंका गांधी जी कब आएंगी मालूम नहीं। बच्चे 4 कमरों में, बहुत सारे बच्चे जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात के मौसम में विवश होकर के वो बाहर भीगने के लिए जो है वो विवश हुए पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उस स्कूल का भवन का उद्घाटन रोक दिया गया। यही कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की काम करने की पद्धति है कि मंत्रियों को ना उद्घाटन करने की इजाजत है, ना ही उनको शिलान्यास करने की इजाजत है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ लिया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, शहरी निकाय के चुनाव के परिणाम जो आए, उसमें जनता ने इस व्यवस्था परिवर्तन की पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। और उस फैसले के अनुरूप आने वाले समय में जो तमाशा पूरा हिमाचल देख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को भी तमाशा देखना पड़ेगा, जब पूरी तरह से कांग्रेस को
जड़मूल से उखाड़ करके हिमाचल के लोग जो है सत्ता से बाहर करेंगे। जिला पुलिस शिमला ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए एक एनडीपीएस मामले में करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति जब्त की है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अब केवल गिरफ्तारी तक कार्यवाही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों को भी कानून के तहत जब्त किया जाएगा, ताकि नशे के कारोबार के आर्थिक जड़ पर सीधा प्रहार किया जा सके। जिला पुलिस शिमला द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सितंबर 2024 में थाना कोटखाई में दर्ज एक एनडीपीएस मामले में आरोपी ऋषभ कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहन वीडियो जांच की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की आय, बैंक लेन देन, संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की। इस प्रक्रिया में यह सामने आया कि आरोपी ने कथित रूप से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने अवैध कमाई से 16 वाहन, 2 रिहायशी अपार्टमेंट और 1 आवासीय भवन खरीदा था। इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 2 करोड़ 5 लाख रुपए आंका गया है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुलिस ने इन संपत्तियों को जब्त किया है। जिला पुलिस के अनुसार एनडीपीएस मामलों में वीडियो जांच को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य केवल नशा तस्करों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि उनके अवैध आर्थिक नेटवर्क को भी पूरी तरह ध्वस्त करना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जब अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियां जब्त होती है, तो इससे नशा तस्करों की आर्थिक कमर टूटती है और इस अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों को भी कड़ा संदेश जाता है। नशा तस्करी के खिलाफ जिला शिमला पुलिस द्वारा एक ऑलराउंड अभियान छेड़ा गया है, जिसके अंतर्गत केवल तस्करों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में 2 अलग अलग एनडीपीएस के मामलों में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कुल 2 करोड़ 28 लाख की अवैध संपत्ति पुलिस द्वारा जब्त की गई है। पहले मामले में सितंबर 2024 को थाना कोटखाई में एक एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस वर्ष उस मामले में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन अमल में लाया गया, जिसके अंतर्गत 17 आरोपियों का फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया गया। गहन जांच में ये स्थापित हो पाया कि नशा तस्करी से अर्जित धन से 16 वाहन, 2 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तथा 1 रेजिडेंशियल बिल्डिंग सहित कुल 2 करोड़ 5 लाख की मूल्य की अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों द्वारा अर्जित उक्त संपत्ति उनकी ज्ञात एवं वैध आय के स्रोतों से मेल नहीं खाती थी तथा मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित अवैध धनराशि से खरीदी गई थी, जिस पर इस पूरी संपत्ति को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है। दूसरा मामला पुलिस थाना बालूगंज का है। दिनांक अप्रैल 2026 को तारा देवी रोड के नजदीक पुलिस टीम द्वारा एक आरोपी ऋषभ कुमार के कब्जे से 8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिस पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच के दौरान एक अन्य आरोपी बादल उर्फ टिटला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत विस्तृत वित्तीय जांच भी अमल में लाई गई। जांच के दौरान आरोपी ऋषभ कुमार के द्वारा नशा तस्करी से अर्जित धन से एक भूमि प्लॉट तथा एक गाड़ी खरीदी हुई पाई गई। जांच में पाया गया कि उक्त संपत्तियों का कुल मूल्य 23,23,000 है, जो आरोपी की वैध आय से मेल नहीं खाता था। उक्त भूमि एवं वाहन को पुलिस द्वारा विधि अनुसार जब्त कर लिया गया है। इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर 2 करोड़ 28 लाख मूल्य की अवैध चल एवं अचल संपत्तियां पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं। वर्ष 2026 में जिला पुलिस शिमला द्वारा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब तक कुल 4 करोड़ 11 लाख की संपत्ति 6 केसों में 24 आरोपियों की जब्त की जा चुकी है, जो इस वर्ष हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस के द्वारा किए गए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में सबसे अधिक है। वहीं वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में जिला शिमला में इस तरीके की वित्तीय अन्वेषण के आधार पर कोई भी अवैध संपत्ति जब्त नहीं की गई थी। जिला शिमला पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी ही नहीं की जाएगी, बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान कर उन्हें भी विधि अनुसार जब्त किया जाएगा।
ताकि नशा तस्करी के आर्थिक तंत्र को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत नशा मुक्त भारत 2019 का रोड मैप देश को नशे के अभिशाप से मुक्त करने और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं राष्ट्र संकल्प है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार नशे के खिलाफ इतनी व्यापक, वैज्ञानिक और बहुआयामी रणनीति तैयार की है, जिसमें ड्रग माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी और ड्रग फ्री कैंपस, पुनर्वास, वित्तीय जांच, अंतर्राज्य समन्वय और जन भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी एक राज्य तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के लिए तैयार किया गया है। इससे स्पष्ट है कि केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई केवल कानून के दम पर नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसमें समाज, परिवार, शिक्षण संस्थानों और सरकारों की समान भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 26 जून 2026 को विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी नशे और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त एवं समन्वित कार्यवाही पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि नशे का अवैध कारोबार केवल युवाओं का भविष्य ही नहीं बिगाड़ता बल्कि आतंकवाद और संगठित अपराध को भी आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए इस चुनौती से सख्ती के साथ निपटना समय की आवश्यकता रहता है। आज विशेष तौर पर ये जो प्रेस वार्ता है, ये पूरे देश में और खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नशा जो है वो बड़ी तेजी से पांव पसारा है, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 26 जून 2026 को दिल्ली में पूरे देश के सभी मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, और उस बैठक में 3 साल का रोड मैप नशे को लेकर जो तैयार किया गया है, नशा मुक्त भारत 2029 तक जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस पे हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो नशे को लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है, ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए जहां आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पड़ोसी देश जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, उसी तरीके से एक चिट्टा और तरह तरह के जो सिंथेटिक नशा है, ये हमारे देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां नशा फैल रहा है, और ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसको जहां सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इंप्लीमेंट करे। किसी भी देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए, वहां के नौजवानों पर जो अटैक होता है, और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। जिस देश का नौजवान खोखला हो गया, नशे की चपेट में आ गया, वो देश कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। आतंकवाद घटनाओं को जिस तरीके से हमारे विरोधी मुल्क अंजाम दे रहे हैं, कई परिवार उसमें उजड़े, परंतु ये जो नशा है ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। अकेले अकेले बच्चे हैं, और जिस तरीके से नशे की चपेट में आ रहे हैं और ओवरडोज लेने से या नशे से जो मौतें हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है।
इसलिए केंद्र सरकार का ये जो अभियान है, ये विशेष तौर पर किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उस बैठक में, जो दिल्ली में बैठक हुई है 26 जून को, उसमें सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये निर्णायक लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा, संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती है। अगर कोई कहे कि एक सेक्शन इसका समाज का जो है इसको लड़ाई को जीत पाएगा या जीत लेंगे, इसके लिए समाज के हर तबके को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश और जहां भी पूरे देश के लोग हैं, मैं इसके लिए स्पष्ट संदेश मैं देना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना हो रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हों, सभी सामाजिक संगठन हों, चाहे वो महिला मंडल हैं, चाहे युवक मंडल हैं, चाहे शिक्षण संस्थान है, चाहे अभिभावक हैं, ये सबको लड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक इसके लिए बहुत बड़ा अभियान जो छिड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को और सरकारों को ज्वाइंट, संयुक्त तौर पर उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए, उन लोगों को, सरकारों को ध्वस्त करना चाहिए जिन्होंने नशे के बल पर एम्पायर खड़े कर लिए हैं, उनको जो है डेमोलिश करना चाहिए।